हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर की समरी। गाइज इस चैप्टर के राइटर हैं हमारे अशोका मित्रन जी, जो कि एक तमिल लैंग्वेज के राइटर हैं। इन्होंने जिमनी स्टूडियो में बिताए हुए दिन की जितनी भी यादें हैं उन यादों को एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है माय ईयर विद बॉस। इस पूरी बुक में अशोका मित्रन जी ने बताया है कि जो मूवीज होती हैं वो कैसे लोगों की लाइफ को प्रभावित करती हैं, मतलब लाइफ में चेंज लाती हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिमनी स्टूडियो 1940 में बना था और वो चेन्नई में स्थित है। और भाई जिमनी स्टूडियो के फाउंडर का नाम है एस वासन। हमारे जो राइटर हैं अशोका मित्रन जी, उनका बस इतना ही काम था कि न्यूज़पेपर की कुछ न्यूज को कटिंग करके एक फाइल में चिपकाना। हालांकि लोगों को उनका काम फालतू लगता था, उन्हें लगता था कि बस कटिंग करके चिपकाना ही तो है, ये काम ही क्या करते हैं। पर कहीं ना कहीं उनका काम उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज देता था, क्योंकि उन्हें कटिंग करने के लिए चीजों को पढ़ना पड़ता था और बहुत बड़े अमाउंट में वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे और उनकी कटिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नॉलेज उन्हीं के पास थी। अब भाई जो हमारा ये पार्ट है वो उनकी एक बड़ी सी बुक माय ईयर विद बॉस का एक छोटा सा पार्ट है। ज्यादातर हमारे चैप्टर किसी बुक का एक छोटा सा पार्ट ही रहे हैं, तो ये भी हमारी एक माय ईयर विद बॉस का छोटा सा पार्ट है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। गाइस सबसे पहले मैंने आपको ऑथर के बारे में बताया, सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है। तो अगर क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है ऑथर को लेकर तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चैप्टर को देख लेते हैं। गाइस इस चैप्टर का नाम ही है पोएट्स एंड पैनकेक। तो यहाँ पर जो पैनकेक है ना, वो खाने वाला पैनकेक नहीं है, ये एक ब्रांड है और बहुत ज्यादा बड़ा ब्रांड है। 1940s में एक मेकअप ब्रांड था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। जैसे आजकल आप लैक्मे, पॉन्ड्स ये सब यूज करते हो, उस टाइम पर पैनकेक एक मेकअप ब्रांड था और जिमनी स्टूडियो में ट्रक भर भर के उस ब्रांड का मेकअप मटेरियल आया करता था। गाइस ऑथर बताते हैं कि गीता गार्बो, वैजंती माला, मिस गोहर, इन सब ने इस ब्रांड का भरपूर इस्तेमाल किया। बट जब तक रति अग्निहोत्री आई तब तक ये ब्रांड जा चुका था, उन्होंने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। अब रति अग्निहोत्री के टाइम में पैनकेक्स ब्रांड एकदम ध्वस्त हो चुका था, उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी, तो वो उसका इस्तेमाल क्यों करती। अब बात करें जिमनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट की, तो वो रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल के ऊपर बना हुआ था, मतलब जहां पर घोड़े पाले जाते हैं उसके ऊपर बना हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव की बहुत प्रॉपर्टी थी, ये नॉर्मल बात थी कि वहां पर ये स्टूडियो भी था, पूरे शहर में उन्हीं की प्रॉपर्टी दिखाई देती थी। रॉबर्ट क्लाइव की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा छोटी थी और वो उसी छोटी सी लाइफ में छोटे से टाइम के लिए मद्रास गए थे और मद्रास में भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली थी। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो इंडिया में ट्रेवल करते रहते थे, हमेशा घूमते रहते थे। गाइस रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी इम्पॉसिबल बैटल्स लड़ी हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर लोग जा भी नहीं सकते थे और जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था, वहां पर उनने बहुत सारी बैटल्स लड़ी और उन बैटल्स को जीता भी है। उन्होंने एक मैडन से शादी की है। अब यहाँ पर अनमैरिड वुमेन को ही मैडन कहते हैं। जिमनी स्टूडियो के स्टार्टिंग में जो उसके हेड थे वो एक बंगाली थे एंड धीरे धीरे जिमनी स्टूडियो इतना ज्यादा फेमस हो गया और बड़ा हो गया कि स्टूडियो छोटा हो गया और इसके बाद उन्होंने वाला स्टूडियो छोड़ दिया। उसके बाद जो जिमनी स्टूडियो के हेड बने वो एक महाराष्ट्रियन थे और वो स्टूडियो को अकेले हैंडल नहीं करते थे, उनके साथ बहुत सारे लोग लगते थे उस चीज को हैंडल करने के लिए। उनकी हेल्प करने के लिए धरबर कनाडिया जो आंध्रा से थे, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एग्लो बुर्मेस, लोकल तमिल लोग भी थे जो उन्हें असिस्ट करते थे। इतने सारे डिफरेंट कम्युनिटीज का होना ये दर्शाता है कि जिमनी स्टूडियो में कितना ज्यादा नेशनल इंटीग्रेशन था। लॉन्ग बिफोर AIR और दूरदर्शन जैसे चैनल्स ने ये नेशनल इंटीग्रेशन जैसा प्रोग्राम लॉन्च किया था। मेकअप का वो किसी भी डिसेंट लुकिंग इंसान को हिडियस क्रिस्टन ह्यूट मॉन्स्टर बना सकता था, मतलब रेड कलर का दानव बना सकता था। लोगों को मॉन्स्टर बनाने में लोशन और पोशन का कोई कम हाथ नहीं था। और गाइस उस टाइम पे आउटडोर शूटिंग नहीं होती थी, इंडोर शूटिंग ही होती थी। उस लाइटिंग में, उस रूम में बहुत ज्यादा अच्छा देखने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत पड़ती थी। अशोका मित्रन जी बताते हैं कि उस टाइम जिमनी स्टूडियो में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो की जाती थी। अब हायरार्की का मतलब होता है, मतलब डिफरेंट पोस्ट को डिफरेंट पावर दी जाती है।
चीफ मेकअप मैन मेनली एक्टर और एक्ट्रेस को मेकअप करते थे। उसके बाद आते हैं सीनियर असिस्टेंट, जो कि साइड हीरो या हीरोइन को मेकअप किया करते थे। उसके बाद आते थे जूनियर असिस्टेंट, जो कि कॉमेडियन या कुछ और लोगों का मेकअप किया करते थे। एंड उसके बाद आता था हमारा ऑफिस बॉय, जो कि मेन क्राउड को मेकअप किया करता था। फाइनली ऐसे लोग जिनका मूवी में कोई रोल ही नहीं होता। उसके बाद हमारे ऑथर अशोका मित्रन जी कहते हैं कि हमारे जिमनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था और उसे तभी देखा जा सकता था जब जनरली क्राउड का सीन लेना होता था। उसे हम देख सकते थे एक बड़े से फेशियल में पेंट को मिक्स करते हुए, और वो फटाफट से क्राउड को मेकअप कर देता था। और क्राउड को मेकअप करना इसलिए जरूरी था ताकि शूटिंग के बीच में बहुत सारे पोर्स ना दिखें। अब गाइस आपको बता दूं कि जो ऑफिस बॉय था वो कहने के लिए तो बॉय था, बट उसकी एज 40 ईयर थी। वो जिमनी स्टूडियो में स्टार बनने, एक्टर बनने, एक्टर ना बने तो एटलीस्ट स्क्रीन राइटर या डायरेक्टर या फिर लिरिक्स राइटर कुछ तो बन जाता। हाँ, उसके अंदर कुछ पोएट की थोड़ी बहुत खूबियां थी, बट एक्चुअल में वो एक ऑफिस बॉय ही था। अशोका मित्रन जी बताते हैं कि उस टाइम पर वो क्यूबिकल में काम करते हैं, मतलब क्यूब टाइप के एक ऑफिस में काम करते थे, जिसके दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज था, जिससे उस साइड के लोग उन्हें आसानी से देख सकें। अशोका मित्रन जी बताते हैं कि जब वो लोग मुझे देखते थे तो ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि मैं बस वहां पर बैठकर न्यूज़पेपर की कटिंग कर रहा हूँ और उनको पेस्ट कर रहा हूँ। उन्हें लगता था कि मैं कुछ काम कर ही नहीं रहा हूँ। और इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि मेरे बॉस को भी शायद यही लगता होगा। वहां पर प्रेजेंट लोगों को ये लगता था कि मुझे कुछ ढंग का काम दे देना चाहिए, क्योंकि मैं स्टूडियो के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। और गाइस इसीलिए कुछ लोग मेरे क्यूबिकल में आते थे और बिना किसी बात के मुझे सुनाकर चले जाया करते थे। एक दिन आता है ऑफिस बॉय और वो सोचता है क्यों ना वो मुझे कुछ ज्ञान देकर चला जाए। और जैसे ही अशोका मित्रन के ऑफिस में ऑफिस बॉय बकवास करना शुरू करता है तो अशोका मित्रन जी के माइंड में आता है कि यार जल्दी से क्राउड शूटिंग शुरू हो और ये मेकअप करने के लिए बाहर चले जाए, क्योंकि वही रीजन था जिससे वो ऑफिस बॉय बाहर जा सकता था। एक मजे की बात पता है कि जो ऑफिस बॉय था वो अपनी सारी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल कोथामंगलम सुकू को मानता था। अब कोथामंगलम सुकू सेकेंड नंबर पर आते थे जिमनी स्टूडियो में। सेकेंड नंबर का मतलब जो सबसे हाई लेवल वाली पोजीशन होती है ना, उसके बाद सेकेंड नंबर पर कोथामंगलम सुकू आते थे। अब जब कोथामंगलम सुकू इस स्टूडियो में आए थे तो उनकी हालत ऑफिस बॉय से भी ज्यादा बुरी थी। और वो जब इस स्टूडियो में आए थे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी। जब वो आए थे तो कोई भी ऑफिस स्टूडियो ऐसी चीज़ें थी ही नहीं, मतलब एक नॉर्मल सी वे में चल रहा था स्टूडियो। और ऑफिस बॉय तो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है, तो आखिर ऑफिस बॉय और कोथामंगलम सुकू में ऐसा क्या डिफरेंस था? क्या वो ब्राह्मण थे इसीलिए वो इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए थे, या फिर उनकी बड़े लोगों से दोस्ती थी इसीलिए वो ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे, या फिर इसलिए कि वो एक फ्लॉप मूवी देने के बाद भी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा चिल करते रहते थे। सुब्बू जितनी भी मेहनत करता था या जितनी भी एक्टिविटीज करता था वो सब जिमनी स्टूडियो के लिए ही डेडिकेटेड थी और उसका बिहेवियर इतना ज्यादा अच्छा था, इसी वजह से आज वो इस पोस्ट पर था, मतलब नंबर 2 पर था। इन सब चीजों से ये पता चलता है कि जो सुब्बू है ना वो स्पेशली बना हुआ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उसका जो बिहेवियर है ना वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो इसी चीज के लिए बना है। ऑथर बताते हैं कि जो सुब्बू थे ना वो खुद से अगर कोई काम करते थे तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, बट अगर कोई उन्हें कमांड करता तो वो इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते थे उस काम को लेकर कि डिफरेंट आइडियाज और सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देते थे। ऑथर सुब्बू से कहते हैं कि मेरे पास एक सीन है बट मुझे ये नहीं पता कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं। उस सीन में एक रैट है और एक शेरनी है। रैट शेरनी से लड़ती है अंडर वाटर, मतलब वाटर के अंदर, और रैट शेरनी को मार देती है। और जब वो रैट शेरनी को मारकर बाहर आता है वाटर से तब वो देखता है शेरनी के बच्चों को, और उन शेरनी के बच्चों को देखकर उसे बहुत ज्यादा दया आ जाती है, तो वो उन शेरनी के बच्चों की केयर करने लगता है। फिर जो प्रोड्यूसर हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे ये सीन दिखाना है, बट ये नहीं पता कि इस सीन को भाई दिखाना कैसे है। अब ये बात सुनते ही आपको पता है सुब्बू ने कितने तरीके बताए? 4 तरीके बताए। और 4 तरीके सुनने के बाद जो प्रोड्यूसर था वो कहता है ठीक है बट अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद सुब्बू ने 14 और तरीके बताए उस नाटक को दिखाने के।
अशोका मित्रन जी बताते हैं कि जिमनी स्टूडियो का गोल्डन पीरियड वही था जब सुब्बू उसको देखता था, उसके लिए काम करता था। साथ ही साथ सुब्बू एक पोएट थे जो बहुत ज्यादा डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स पोएम लिख सकते थे, बट उन्होंने नॉर्मल पोएम ही लिखी ताकि लोगों की समझ में आए। गाइस, सुब्बू फिल्म इंडस्ट्री में इतने ज्यादा छाए हुए थे कि उनकी पोइट्री के बारे में कोई बात ही नहीं करता था, उसको तो एक छोटा सा पार्ट मानते थे। वो इतने ज्यादा फेमस थे। और आपको पता है कि सुब्बू ने एक नोवेल भी लिखी थी जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे, बट उन्होंने उन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बहुत सिंपल वे में समझाया था, जिसके कारण उस नोवेल को पढ़ना और समझना काफी आसान हो गया था। ऑथर ये भी बताते हैं कि सुब्बू एक बहुत अच्छे एक्ट्रेस भी थे, बट कभी भी वो मेन रोल नहीं लिया करते थे, हमेशा साइड रोल ही प्ले करते थे। और सुब्बू के साइड रोल को देखकर ऐसा लगता था कि जो मेन एक्ट्रेस हैं वो बेकार हैं, सुब्बू ही बेस्ट है। साथ ही सुब्बू बहुत ज्यादा चैरिटेबल था, बहुत सारे लोगों को फीड भी करते थे और बहुत से लोगों को घर में रखते भी थे। मतलब जो भी उनके घर पे आता था उसकी हेल्प करने की कोशिश करते थे और वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे। प्रेजेंट में जितना भी पैसा था या जितने भी एसेट थे उनकी मदद से वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते रहते थे। इस पर ऑथर कहते हैं कि इतने अच्छे इंसान के भी बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं और इन दुश्मनों में से एक था वो ऑफिस बॉय, जो उनके बारे में बहुत ज्यादा गलत सलत बोलता रहता था और हमेशा उनसे दुश्मनी निभाता था। आखिर सुब्बू के इतने ज्यादा दुश्मन क्यों थे? क्या वो अच्छा था इसलिए, या फिर वो जिमनी स्टूडियो के बॉस का खास था इसलिए, या फिर वो सबकी बातें मान लेता था इसलिए? गाइज, ये चीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए एंड सारे चैप्टर की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को देखिए, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड क्वेश्चन आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, वहां से जाकर फटाफट से चेक कर लीजिए।